और ये स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी है, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली L डिवाइड बाई जी एंड दिस रेज टू पावर माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ। और इसको अलग अलग आप ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर में L रेज टू पावर हाफ कैपिटल L और इसकी डायमेंशन LT माइनस टू, तो LT माइनस टू और इसकी भी पावर हाफ ऐसे, और दोनों को फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाफ रूट जो था वो दोनों के ऊपर था, L के ऊपर अलग से रूट था ऐसे और G के ऊपर अलग रूट था, फिर हमने उसको कंबाइन करके लिख दिया था। Where L is the length of the pendulum, this expression is for the time period of the pendulum. Where L is the length of the pendulum, G is acceleration due to gravity. So in this expression, you have to put the dimension of length and the dimension of acceleration due to gravity. If the dimension of left hand side comes equal to the dimension of right hand side, it means the formula is dimensionally correct. Next, third question is V is equal to square root P by rho, where V is the velocity of sound, P is pressure, rho is the density of the medium. ये चीजें हमेशा आपको given होंगी एक्सप्रेशन में, क्योंकि P पावर भी हो सकता है, P प्रेशर भी हो सकता है, P हम कोई और पैरामीटर भी ले सकते हैं, तो आपको ये गिवन होगा, और जब गिवन होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So V is equal to square root P by rho, put the dimensions of pressure and ये मैं आगे कर ही देती हूँ जहाँ पे सोल्यूशन है, ताकि थोड़ा सा आपको इजी रहे करने में। ये देखो थर्ड क्वेश्चन है, P बाय रो आपने निकालना है, तो हम इस पावर को पूरा हाफ में ले गए, हमने पावर को वो टोटल पावर हाफ ले ली। पुट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, if you know the dimension of pressure m L minus 1 T minus 2 and the dimension of density mass upon volume L minus 3 m into L minus 3, तो जब आप इन डायमेंशंस को रीअरेंज करेंगे, अब देखो m का डायमेंशन भी 1 है, नीचे भी m का डायमेंशन 1 है, तो m तो वैसे ही 0 हो जाएगा, m 0 और L ये -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2 बच जाएगा, और T ऊपर -2 है, और जब हम इनकी पावर को एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस हाफ से, तो -1 और +1 आ जाएगा, तो L +1 और T -1, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन सेम रहेगी। ये तो है कल वाले टॉपिक का ही एग्जाम्पल रिपीटेशन जो मैंने कल आपको कराया था। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस एग्जाम्पल से, है लेकिन वही मैंने आपको बताया था, इन एनी एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दी सिमिलर क्वांटिटीज। हम प्रेशर में प्रेशर ऐड कर सकते हैं, मास में मास ऐड कर सकते हैं, एनर्जी में एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ हम सिमिलर क्वांटिटीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक एग्जाम्पल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। अब इसको मैं a मल्टीप्लाइड बाई बी भी पूछ सकती हूँ पेपर में मॉडिफाई करके, a डिवाइड बाई बी पूछ सकती हूँ, a प्लस बी पूछ सकती हूँ, a माइनस बी पूछ सकती हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन यही रहेगा। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू, देखो सीधी सी बात है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो ये जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है ये भी फोर्स ही होगी, और अगर ये भी फोर्स ही होगी तो इंडिविजुअली ये दोनों भी फोर्स होने चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए और ये भी फोर्स होना चाहिए। जब मैंने आपको कल बताया था, जब हम सिमिलर क्वांटिटी में सिमिलर क्वांटिटी ऐड करेंगे, जब आप फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तो आपको फोर्स ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है वेयर एफ इज द फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस, टी इज टाइम, और आपको ए और बी की डायमेंशन बतानी है, तो हमारे पास एक प्रिंसिपल था जो हमने कल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये फोर्स है, तो ये डायमेंशन भी फोर्स ही होनी चाहिए। तो हमने लिखा डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे है बीटी स्क्वायर, तो बीटी स्क्वायर की डायमेंशन भी किसकी डायमेंशन होनी चाहिए? फोर्स की डायमेंशन होनी चाहिए। और आप यहाँ पे कहीं लिखोगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि होमोजेनिटी यही कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर होती हैं। अब हमारे पास ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें आपको फोर्स की डायमेंशन भी पता है और इसमें आपको एक्स की डायमेंशन भी पता है, बिकॉज एक्स इज डिस्टेंस और आपको ए नहीं मालूम। तो आप ए को निकालेंगे पहले, क्योंकि आपको ए बाय बी फाइंड आउट करना है पेपर में, आपके क्वेश्चन में। सो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगी? ये एक्स हमारा इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। This question is very much important. अगर कल आपको टॉपिक समझ में आ गया था तो आज यहाँ तक आपके सारे नोट्स पूरे होने चाहिए। मैं सीक्वेंस में नोट्स आपको क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैंने उनके आगे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 जब लिखा हुआ है तो वहां पे आप उनको उसी सीक्वेंस में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ए एफ की डायमेंशन क्या हुई? एफ की डायमेंशन है m1 L1, आप लिखा करो 1b t-2, और नीचे एल एक्स की डायमेंशन क्या होगी? L, बट उसका अंडर रूट है तो इसलिए आप उसको L रेस्ट पर हाफ लिखोगे। अब m तो है नहीं कहीं और, तो m तो एज इट इज आ गया m1। L प्लस 1 है, ऊपर L की वैल्यू प्लस 1 है, नीचे L की वैल्यू हाफ है। जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा? L हाफ मिल जाएगा। तो ये हो गया L हाफ। t-2, तो ये हो गया t-2, t कहीं और है नहीं। आपके पास डायमेंशन हो गई, a की डायमेंशन आपके पास हो गई m1 L हाफ t-2, इसको एज इट इज लिखा रहने, ठीक है। फिर हम डायमेंशन ऑफ b करेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है और राइट हैंड साइड की ये टर्म भी हमारी फोर्स होनी चाहिए। So the dimension of bt square is equal to dimension of force. b आपको find out करना है। Take this t in the right hand side in denominator. So f by t square. f की डायमेंशन फिर से आपको मालूम है m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, और ये t की डायमेंशन t2 हो गई, ठीक है। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे, m और l तो नहीं है कहीं पे भी, t नीचे +2 है, और जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो हम -2 -4 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आ गई आपके पास b की, ये डायमेंशन है आपके पास a की। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपसे डिवीजन पूछा है ना, a डिवाइड बाय b। तो अब देखो यहाँ m1 था, यहाँ भी m1 है, जब आप डिवाइड करोगे m1 से m1 तो खत्म, m0 हो गया, तो यहाँ पे आप m0 लिख दोगे, m0, ठीक है। और यहाँ पे l प्लस हाफ है और नीचे l1 है, ये इसके डिवीजन में है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस हाफ, t-2 और t-4, जब ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो t⁻2 बच गया। तो अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है? m की डायमेंशन 0 है, l -हाफ और t2। ओके, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। अब इसमें मैंने आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया, तो मैं वही कह रही थी मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे, किसी में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक बात और इसमें, अगर मैं इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछती फाइंड द डायमेंशन ऑफ a माइनस बी, क्या आप कैलकुलेट कर सकते थे a माइनस बी की डायमेंशंस? पार्थ, आप बताओ, क्या आप a माइनस बी कैलकुलेट कर सकते हो इसमें?
यस मैम। कैसे कर सकते हैं? मैम जो पावर है यहाँ पे, और हाँ, मैम हमें पता है कि x डिस्टेंस है और t टाइम है, अच्छा तो मैम जो p को इक्वेट कर देंगे b माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर हम्म मैम जो डायमेंशन है पहले तो पावर की डायमेंशन लिखेंगे, फिर नीचे डिस्टेंस की अच्छा लिखेंगे और पहले फिर उसके पहले बीच। आप पहले आप मेरी बात सुनो। आप इस एक्सप्रेशन में a माइनस बी या a प्लस बी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर ओके मैम। सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपको दिख रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे, तो a की डायमेंशन कुछ और है और b की डायमेंशन कुछ और है। तो हम डायमेंशनली इक्वल, डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर इनकी डायमेंशन मैम हो, अगर इनकी डायमेंशन होती सेम, जैसे b का डायमेंशन ये है और a का डायमेंशन भी यही होता, m l t माइनस 4, a का भी यही होता और b का भी यही होता, ठीक है? तो आप इसको ऐड भी कर सकते थे और आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेम आंसर आता। हाँ, आप बोलो क्या पूछ रहे थे? मैम मुझे लगा आप एग्जाम्पल 47 का पूछ रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ नहीं मैं इसका बता रही थी, इसका पूछ रही थी बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में। ओके मैम। समझ आ गया सबको? चलो तो आप डायमेंशनली जो जिसकी डायमेंशन सेम होंगी उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलो अब एग्जांपल 47 में, in example 47 you have to calculate the dimension of a into b। तो हमें इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हमें क्या कैलकुलेट, पहले तो हमारा मेन मोटो होता है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b, ठीक है? तो ये है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए टी, वेयर p इज द पावर, x is the distance, t is the time। तीन पैरामीटर तो इसने हमें दे दिए, p, x and t। हमें a और b कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब ये जरूरी नहीं है कि हम सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें ये हम प्लस माइनस में इस चीज का ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जैसे f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो क्या हमारा m और a दोनों सेम है? नहीं है, दोनों डायमेंशनली अलग है। हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टी। तो वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है, टी अलग क्वांटिटी है। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को, लेकिन हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है तो ये पूरा भी पावर हो और ये भी पावर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक? ये कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? देखो, हमें ये नोन है और ये अननोन है, तो क्या हम इस फैक्टर में लिख सकते हैं कुछ? इस फैक्टर से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? कौन बताएगा? पलछिन आप बताओ, क्या हम इस फैक्टर से कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? मैम अगर हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम पहले b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके ही करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस है, प्लस माइनस से आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या सिमिलर क्वांटिटी ऐड होंगी और सिमिलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जब ये सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है हम l जो x है हमारा वो लेंथ है, तो इसका मतलब b की डायमेंशन भी वही होंगी जो हमारे x की डायमेंशन होंगी, क्योंकि हम सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x। तो b की डायमेंशन हमारे पास आ गई L2, क्योंकि x की डायमेंशन 2 है, तो ये हमारे पास आ गई L2। और ये बेटा इसमें नहीं लिखा हुआ, बुक में आप लोग लिखोगे दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
क्लियर है? ये बात आप लिखोगे सब। तो हमारे पास b की डायमेंशन तो आ गई। इसका मतलब हम इस पूरे न्यूमरेटर को हटा के यहाँ पे L2 लिख सकते हैं। तो अब आपके पास इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, पावर इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाई AT। क्या अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं? निष्का, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। सुरुचि आप बताओ। मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या बेटा? यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। कर सकते हैं आप। सुरुचि? यस मैम। हाँ तो कर, फिर बोला क्यों नहीं आपने? मैं आपका नाम बोल रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास a आ जाएगा और a किसके बराबर होगा? L2 तो ऊपर था ही हमारा, a ऊपर चला गया और p यहाँ पे आ गया, तो p इंटू टी। अब आपके पास राइट हैंड साइड में सारी डायमेंशंस नोन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो L2। पावर की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए बेटा, मैंने आपको कल परसों भी बताया था, जब तक आप डायमेंशन याद नहीं करोगे, जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एंड कीप इन माइंड, एवरी स्टूडेंट कीप इन माइंड कि आपको सारी डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है। गलती किसी से भी हो सकती है, बट बुक वाले की गलती के नंबर नहीं कट रहे हैं, लेकिन आप लोगों की गलती के नंबर कट जाएंगे। कीप इन माइंड दैट you should write the dimensions in the square bracket। तो आपके पास a का डायमेंशन है L2, b का डायमेंशन है m-1 T2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी m-1 L2 और T2। ठीक है? ठीक है पुत्र, 1 मिनट आप वेट करो। ठीक है बेटे, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं आज इसके आपको कुछ 8-10 एग्जांपल्स भेजूंगी ट्राई करने के लिए, उनके आंसर भी साथ में होंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने नोट्स मैं आपको ये भेज रही हूँ या मैं भेज चुकी हूँ, ये नोट्स आपके कॉपी में, फेयर कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि 11th में अब पता नहीं ये पीरियड कितने दिन चलने वाला है। तो आपके जो 70 थियरी और 30 प्रैक्टिकल होता है, तो 30 प्रैक्टिकल में नोटबुक के नंबर काउंट होते हैं। ठीक है? तो आपको अपना एक प्रॉपर अच्छा मोटा रजिस्टर बनाना है, जैसे आप 10th में मैथ्स का रजिस्टर बनाते थे, ऐसे एक मोटा रजिस्टर बनाना है और उसमें ये सारे नोट्स नोट डाउन करने हैं। जो मैं पहले भेजूंगी 1 2 3 के सीक्वेंस में, वो आपने सारे अपने रजिस्टर में नोट करने हैं, और जो मैं आपको भेजूंगी फॉर दी प्रैक्टिस, तो वो आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। और जिस बच्चे ने अगर बाद में एंट्री ली है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी थी बेटे, जो आपके ना 11th में 6 सब्जेक्ट होता है, एक 6 सब्जेक्ट में आपको कई बार ऑप्शन दिया गया है, शायद रंजिता मैम ने आपको समझाया भी होगा, जब मैं बीमार थी तो मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ ये बात, जो आपका 6 सब्जेक्ट होता है बेटा, वो आपको कैसे बेनिफिट करता है 11th क्लास में या 12th क्लास में। कोई ट्रेजेडी हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से भगवान ना करे कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाता है या फेल हो जाता है। देखो ऐसा हमें नहीं मालूम, गॉड नोज की प्रॉब्लम्स कब किसके साथ क्या आ जाए, तो इसलिए आप ना 6 सब्जेक्ट भरने की कोशिश करो। तो 6 सब्जेक्ट में क्या होता है, जब आप 12th के एग्जाम दोगे फाइनल, तो जो भी आपके बेस्ट 5 होंगे वही आपके काउंट होंगे सर्विसेज में, जॉब्स में, जहां भी आप बाद में अप्लाई करोगे तो 12th की परसेंटेज काउंट होती है।
सपोज आपके पेंटिंग में आ गए 100 मार्क्स और आपने जो PHE, IP या कुछ और सब्जेक्ट लिया उसमें आ गए 90, तो 10 नंबर का मार्जिन है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 नंबर का मार्जिन बहुत होता है। तो आपके 12th की परसेंटेज में बेस्ट 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं। एक बात। दूसरी बात, भगवान ना करे कोई बच्चा फेल हो जाए एक सब्जेक्ट में, वो पेपर ना दे पाए किसी वजह से, तो आप फेल नहीं माने जाते, आपका ईयर सेव हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, आप पास माने जाते हैं। सपोज कोई बच्चा एनुअल एग्जाम में 12th में फिजिक्स में ही फेल हो गया सपोज, और उसने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है 6th, तो वो पास हो जाएगा, उसको वो फेल नहीं होगा, जबकि फिजिक्स उसका मेन सब्जेक्ट है। उसको दिक्कत क्या आने वाली है, वो फिजिक्स का कंपार्टमेंट दे ले या कुछ भी कर ले जो भी है, लेकिन उसका कहीं पे एडमिशन नहीं रुकेगा, क्योंकि जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है, जब तक जुलाई अगस्त हो जाता है और उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, तब काउंसलिंग खत्म हो जाती है, सब प्रोसेस खत्म ओवर हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वो एक ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकता है जिसमें फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स में फेल था। ठीक है, तो वो एक ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकता है जिसमें फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, उसके अलावा और जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करता है, और एक ईयर बच गया 12th का। फिर भी अगर फिजिक्स के थ्रू ही जाना है तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद अगले साल जा सकता है। तो आपको ये बेनिफिट होता है। और आपके इसमें शायद एक तो पेंटिंग है, एक आपका सोशोलॉजी है, एक आपका साइकोलॉजी है, 6 सब्जेक्ट में एक आपका इकोनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट आपका PHE है, एक आपका IP है, और एक आपका म्यूजिक है। ये सब्जेक्ट है आपके 6 सब्जेक्ट की चॉइस में। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट अपनी चॉइस के चूज करें, और इनमें से पेंटिंग है एक। पेंटिंग में 30 मार्क्स की थियरी होती है और 70 का प्रैक्टिकल होता है। पिछले साल 11 बच्चे थे पेंटिंग के और सबके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। ऐसे ही सोशियोलॉजी एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, जैसे आपकी 10th में हिंदी इंग्लिश की बुक होती है, इतनी सी बुक होती है सोशियोलॉजी की। और एक बात, ये दोनों सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा IAS के लिए इंटरेस्टेड है तो वहां पे भी इन दोनों सब्जेक्ट्स में से बहुत बहुत मार्क्स का आता है, पेंटिंग में भी आता है और सोशियोलॉजी में भी आता है। अगर किसी ने साइकोलॉजिस्ट बनना है साइंस के साथ साथ, कि वो साइंस की भी स्टडी करे और वो एक साइकोलॉजी भी पढ़े, कोई चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ सकता है, कोई ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ सकता है, तो आप आगे जाके ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, आप आगे जाके साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप इकोनॉमिक्स स्कूल से इकोनॉमिक्स कर सकते हो ऑनर्स। आप PHE, जो बच्चे NDA वगैरह के लिए जाना चाहते हैं वो PHE में उनको प्रेफरेंस मिलती है। IT, जिसने कंप्यूटर साइंस या किसी उसमें जाना है तो वो बच्चे IT ले सकते हैं। और सिर्फ अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप म्यूजिक भी ले सकते हैं। तो आप सोचें इसके बारे में, ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा प्रेशर आता है 6 सब्जेक्ट का, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। देखो, डिफिकल्ट है, आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको IT पढ़ना पड़ेगा। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, म्यूजिक है, PHE है, और ये आपका सोशियोलॉजी है और पेंटिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप 4 या 5 दिन पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखें, थोड़ा सा इस चीज को के लिए मोटिवेशन ले, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। ठीक, चलो, नाउ यू कैन लीव योर क्लास। मैम हाँ जी, हाँ बोलो मैम, ये बेटा। एग्जाम्पल 47 में L स्क्वायर कैसे आया, ये समझाना एक बार। हाँ, ये देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो x की जो डायमेंशन होती है वो हमारी L होती है, लेकिन ये तो x स्क्वायर है, तो अगर ये x स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन हो गई L2, और b की डायमेंशन क्या होगी, जो x स्क्वायर की डायमेंशन होगी, और x स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, L2, तो ये इसलिए आया। अब समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो। मैम 6 सब्जेक्ट ऐड कराने के लिए बस क्या करना? आप मुझे एक ना हैंड रिटन एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना।